चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 14 की ओर चल रहे हैं। चैप्टर 14 का नाम है लोकगीत। पाठ 14, पाठ का नाम हुआ लोकगीत, जो एक निबंध है। ठीक है, इसका हम लोग ऑल क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निबंध निबंध से लोकगीतों के 3 पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखे। जो हम लोग निबंध पढ़े हैं, इस निबंध में लोकगीतों को 3 पक्षों की चर्चा किया गया था। 3 पक्षों में हम लोग कौन सा गीत गाते हैं। चलिए, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। जैसे हम लोग इस बुक के माध्यम से ही पढ़े हैं कि हर पक्ष में हर तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे थोड़ा समझा दीजिए आप लोगों को। जैसे सावन मास में सावन के गीत होते हैं, विवाह के समय विवाह के गीत होते हैं, जो महिलाएं अपने शब्दों के अनुसार गाती है। चलिए, इसको हम लोग अच्छे से, सबसे पहले होता है लोकगीत प्रिय होते हैं। लोकगीतों का महत्व होता है। लोकगीतों गीत और शास्त्रीय संगीत होते हैं। लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग समान होना चाहिए। सहायक वाद्ययंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, और बिना किसी बाजे की मदद से भी गाया जाता है। चलिए बच्चों, इसके जैसे प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मक जन्मांश से लोकप्रिय स्त्रियों का लोकगीत में योगदान होता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की उनकी भाषा जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और महिलाएं अपने हिसाब से गीत गायन गाया करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन है। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। चलिए, तो इसको आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ स्त्री माह के अनुसार खास गीत गाते हैं। जैसे विवाह के अवसर पे, नहाने जाने के अवसर पे, मठोरा के अवसर पे आदि बहुत सारे धर्म के आधार पर लोग अपना अलग अलग गीत को गाते हैं। चलिए, इसको हम आप लोग को अच्छे से बताते हैं। चलिए, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसा है जिनमें स्त्रियों के खास गीत कहा जाता है। ऐसे गीतों में त्योहार पर, नदियों में नहाने के समय, नहाने जाते समय रास्ते का गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत, मटकोड, जनेऊ के संबंधित के लिए प्रयोग, प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत है। जैसे स्त्रियों क्या करते हैं, अपने धर्म के अनुसार, जैसे विवाह के अवसर पे, जनेऊ के अवसर पे, मटकोर पूजा के अवसर पे आदि प्रोग्रामों में वो अपने गाली गलौज वाले गीत गाते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रासिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर, यदि तुम लोकगीत सुनने के मौका मिला, यदि आपको लोकगीत सुनने का मौका मिला है, तो लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको लोकगीत सुनने का मौका मिला, तो आप उस गीत में क्या क्या विशेषता को बता सकते हैं, क्या क्या आप उसे पहचान सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको हम अच्छे से जानते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति पहचान है। इस गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष एवं औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इसके लिए साधन की जरूरत नहीं होती है। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है पर सारे देश के ... अपने अपने विद्यापति हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है। इस वाक्य का अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। चलिए, इसको हम लोग अच्छे से इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। बताया गया है कि इस वाक्य के माध्यम से विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्र में भी होते हैं। यानी जिस तरह मैथिली क्षेत्र में मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में, हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुए हैं, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है।
बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का अल्लाह इसका उदाहरण है। अब क्वेश्चन देखते हैं तो अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन देखते हैं अनुमान और कल्पना से। अनुमान और कल्पना से चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके हम लोग को लिखना है। हाँ, शहरों के भी लोकगीत हो सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोग गीत गाए जाते हैं ये किसी न किसी रूप में गांवों से ही जुड़े होते हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। जब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं, और क्या हो रहा है इसमें, इस गाने में शहर के लोग भी रुचि ले रहे हैं कि लोकगीत उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। ये सामान्य संगीत से हट कर होते हैं, अतः आकर्षक के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं सहरिया, बाबू, नगरी आदि। शहर के लोकगीत कौन कौन से? सहरिया, बाबू या नगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन जहाँ इतलाकर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्गम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने में प्रतीक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत में से कोई ऐसा आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते और सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने कक्षा में सबको बताओ। बच्चों, जिस तरह हम लोग विद्यापति के बारे में पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार विदेशिया नामक लोकगीत है। इसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना। चलिए, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक है। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ी भी परिचित हो, जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इस गीतों में रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। इस गाने में क्या होता है, परदेसी बाबू, जब घर से कोई व्यक्ति प्रदेश के लिए निकलते हैं तो ये परदेसी बाबू कहलाते हैं। उनके लिए करुणा भली रस स्वर निकलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाषा की बात। क्वेश्चन लोग देखना है भाषा की बात में। चलिए भाषा की बात, जो व्याकरण से संबंधित होते हैं। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द है तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और चलिए भाषा की बात से क्वेश्चन देखते हैं। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इस शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों में वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। लोक में कला जुड़कर क्या बनाया गया? लोक कला। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को कुछ और शब्दों को बनाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं लोक बराबर क्या होगा? लोकहित। हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। ठीक है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय जोड़ दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। एक और लोकप्रिय, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद है। लोक नीति, लोक में नीति जोड़े। लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का
विकास होगा। चलिए, लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांवों तक सीमित रहता है। चलिए, लोक नृत्य, लोक नीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। थोड़ा इसको यहाँ पे अच्छे से, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। चलिए, इसमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात लोक में होता है जनता से संबंधित है। लोक में जनता, अर्थात लोक का अर्थ होता है जनता, इसलिए लो इसका सारी क्वेश्चन जनता से ही संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, कुछ करने को, कुछ करने को देखते हैं। आपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गए जाने वाले मौके के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। चलिए, पहले है मालाहर। मालाहर सावन के महीनों में गाया जाने वाला गीत है। मल्हार ऐसा गीत है, मल्हार ऐसा गीत है जो सावन के महीनों में गाए जाने वाले लोकगीत है। ठीक है, उसके बाद विवाह गीत। विवाह गीत विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। रागिनी हरियाणा जो दिल्ली का लोकगीत है। रागिनी हरियाणा जो दिल्ली का लोकगीत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बात करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। चलिए, जैसे गांव से लोग छोड़कर कहाँ बस रहे हैं? शहर में। इसलिए क्या हो रहा है? शहर फैलते जा रहे हैं और गांव सिकुड़ते जा रहे हैं। सारी लोग की होड़ लगी है कि हम भी शहर में ही रहें। चलिए, गांव के लोगों शहर की तरफ पलायन हो रहा है और अपने साथ हुए लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्यतः फिल्मी और फिल्मी गीतों की अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोहों में लोकगीतों का धूम मची रही है। चलिए, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर आज समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, कल फिर हम लोग चैप्टर 15 की ओर चलेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू क्लास। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 6 की बसंत हिंदी की ओर चल रहे हैं। पाठ का नाम हुआ नौकर, पाठ नंबर 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सोल्व करके जानते हैं कि इसमें क्या क्या गांधी जी के द्वारा चर्चित ये पाठ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया? जब गांधी जी आश्रम बना रहे थे तो कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन कौन से काम करवाया और क्यों करवाया? ताकि आश्रम के रह रहे लोग अच्छे से खा पी सके और अच्छे से रह सके। लेकिन गांधी जी ऐसा व्यक्ति थे कि वे अपना काम खुद करते थे, इसलिए कॉलेज के छात्रों को भी वे आत्मनिर्भर बनने के लिए इस काम को करवाया है। चलिए, इसको हम लोग अच्छे से अब जानते हैं। चलिए, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं
बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी ने उसके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हम छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने उसे कहा कि अगर आप कितना भी पढ़ लिए लेकिन छोटे कामों करने के लिए आपके अंदर संकोच नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इन बात का प्रमाण है। ऐसे गांधी जी, अभी आप लोगों को बताया है कि गांधी जी वो अपने काम खुद से करना चाहते थे, वे अपने काम किसी और पे नहीं सौंपते थे। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। एक कार्य है, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। वे रसोई में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने निम्न काम किए थे। वहां पे चलिए, जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर सहस्त्रिया धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोषक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने श्रीमती के पोषक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया? चलिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गांधी जी पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वे काफी कमजोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया और देर रात को घर देर से पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चों को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। उसमें पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। बच्चों को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग करके सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखें। चलिए इसको हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले गांधी जी के आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरे से काम करवाने में सख्ती रखते थे। मतलब दूसरे से काम नहीं करवाना चाहते थे और वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम में बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी माना नहीं कर पाता था। वे
काम करने वाले को भी कभी नौकर नहीं समझते थे और उन्हें भाई या बहन समझते थे। उससे काम न करने की संकोच वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। गांधी जी अपना काम खुद करते ही थे, लेकिन जो काम नौकर भी करते थे वो उन्हें अपने भाई बहन समझते थे और कोई भी काम करने में संकोच नहीं करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं निबंध से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निबंध से आगे, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ है? लिखिए। चलिए, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे और पैदल चलने से क्या क्या लाभ होता है? आपको बच्चों पता भी होगा कि पैदल चलने से हमें बहुत सारी लाभ होती है। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य पर ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे मांसपेशियां मजबूत होते हैं और चलना भी क्या है, एक तरह का व्यायाम ही है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसलिए वो मीलों पैदल चलते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है, इससे पैर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, शरीर की चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखें और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता से कर सकते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि अपने घर में 10 कामों की एक सूची बनाना है और ये काम घर की कौन कौन से सदस्य करते हैं उनसे लिखना है। चलो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपके लिए खाना कौन बनाती है? मम्मी। पानी कौन लाती है? मान लो दीदी लाती होगी। सब्जियां कौन लाते हैं? तो पिताजी लाते होंगे। ठीक उसी प्रकार इसका एक तालिका अच्छे से बना लिया जाए और तालिका बनाने के बाद हम लोग एक एक करके इसको अच्छे से टिक लगा लेंगे। चलिए, सबसे पहले काम का बनाएंगे। मैं क्या करते हैं, मेरी माँ क्या करती है, मेरे पिताजी क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, चाचा दादी और अन्य। हमारे घर में इतने ही सदस्य हैं। जैसे आपके घर में अगर इससे भी अधिक सदस्य हो तो और तालिका को और बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं, माँ हो गए, पिताजी हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, चाचा हो गए और दादी हो गए। ठीक है, चलिए इस तालिका को अच्छे से बनाना। जैसे घर का सामान लाना, घर का सामान लाना किसका काम है? पिताजी का। ठीक है, घर की सफाई करना किसका काम है? माँ करती है। बिस्तर लगाना माँ करती है। खाना बनाना माँ करती है। कपड़ा धोना माँ करती है। खाना बनाना बहन भी करती है। घर की सफाई बहन भी करती है। चलिए, इस्त्री करना भाई, कपड़े की इस्त्री कौन कर लेता है? भाई। जूते की पॉलिश कौन करता है? मैं स्वयं करता हूँ। अतिथि की सेवा कौन करते हैं? पिताजी करते हैं। बाहर के कार्य कौन करते हैं? पिताजी करते हैं। और दूध लाने वाला काम पिताजी ही करते हैं, भाई भी करते हैं। आपके घर में जो काम करते हैं उसका टिक लगा सकते हैं। इन सारी कामों में सबसे अधिक काम हमारी माँ ही करती है। चलिए, अब यह देखो कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सकते हैं, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो सोचकर कक्षा में बताओ। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने जो एक तालिका बनाए हैं ना, उसके आधार पे आपके या हमारे घरों में सबसे अधिक काम कौन करते हैं और सबसे कम काम कौन करते हैं। चलिए ऐसे सोचकर हम लोग इसको बताते हैं। सबसे ज्यादा काम करने वाली कौन है? माँ है। और सबसे कम काम करने वाला मैं, पिताजी, भाई और चाचा करते हैं। कामों को बराबर बांटने के लिए सबको बराबर कामों की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, सब कोई अपना अपना काम जिम्मेवारी से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है बेटा अब बुक में, अनुमान और कल्पना, जिसमें अनुमान लगाकर क्वेश्चन की आंसर देना है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर हर काम करते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये पसंद नहीं था। क्यों? सोचकर अपनी कक्षा में सुनाओ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है जो कि गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम करते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, ऐसे कहानी में भी पढ़े हैं कि गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, अपना काम वो किसी दूसरे पे ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन अनुमान और कल्पना से करते हैं। ठीक है, इसमें गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उसे पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? और अपनी कक्षा में इसे हम लोग चलिए बच्चों को सुनाते हैं। चलिए, गांधी जी अपने सभी कार्यों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन अपना खुद का काम दूसरे से करवाना उसे पसंद नहीं था। गांधी जी जो लोग कहानी में पढ़ भी चुके हैं कि गांधी जी अपना काम खुद से करते थे और वे अपने काम किसी और से कराने पर उसे पसंद नहीं था। जब गांधी जी का कहना था कि जब तक शरीर बिल्कुल लाचार न हो वह किसी की मदद लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बुद्धे होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। वह किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी जरूरत के लिए दूसरे को परेशान करना भी उन्हें ठीक नहीं लगता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूरी नहीं अपने भाई के सम्मान मानना चाहिए। इनमें कुछ कठिनाइयां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा सफल नहीं हो जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाइए। चलिए, गांधी जी नौकरों को क्या वेतन भोगी नहीं समझते थे, उसे अपने भाई के समान मानना चाहिए। नौकर को हमेशा वेतन भोगी मजदूरी नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे हमें कुछ कठिनाइयां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा सफल नहीं जाएगी। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हमारे समाज में नौकर को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोग की मानसिकता नहीं है, और नौकर भी मनुष्य होते हैं, उन्हें भी हमारी ही तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा प्यार एवं सहानुभूति पाकर वे खुश होंगे तथा जो काम होता है काम में अधिक मन लगाएंगे। हमारा इस तरह व्यवहार उन्हें संतुष्ट प्रदान करेंगे। गांधी जी का कहना है अगर हम नौकरों को अपने भाई के समान मानेंगे तो वे उनका हमारे घर के कामों के प्रति उन्हें अधिक मन लगेगा और वह कामों को अपने काम के प्रति वे काम करेंगे, जिससे क्या होंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारियों की सेवा, अंगतुकों से बातचीत आदि ढेरों का काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कौन मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना को लिखिए। चलिए तो इसको गांधी जी को जो जीवन इसके बारे में लोग अच्छे से पढ़े भी हैं। और घर के काम, बीमारियों की सेवा, अंग तुकों से बातचीत, अंग तुकों जिसके पास नहीं होता है विकलांग को बोलते हैं, आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी काम करने की अद्भुत क्षमता, अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। जो गांधी जी को उसे अद्भुत शक्ति थी, उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था। खाली समय बैठना वह नहीं जानते थे और उनका थकना उन्हें कभी नहीं होती थी। गांधी जी को थकान कभी महसूस ही नहीं होती कि वह थके हुए हैं। सुबह उठकर वह निश्चय ही टहलने जाते होंगे। वो वहां से लौटकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। उनके बाद वह चक्की से आटा पीसते हैं और रसोइयों में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते होंगे। इस बीच वह साथियों के काज की छानबीन भी करते होंगे। फिर वह कुएं से पानी खींचते होंगे। इसके बाद अंगतुकों से मिलना और साथ में गेहूं पीसने का कार्य चलता रहता होगा। दोपहर का खाना वह कभी कभी स्वयं ही सबको परोसते होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलनों और सभाओं का कार्य देखते होंगे और रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी व्यस्त दिन चर्चा समाप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखे बताया गया है क्वेश्चन में और पाठ में भी कि गांधी जी
स्कूल के छात्रावासों को छोड़कर वे आश्रम में अलग रहते थे। क्यों रहते थे, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। गांधी स्कूल के छात्रावास में छात्रों का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन न होता है, उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं करती है। गांधी जी घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रह कर जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश तथा समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन था और वे आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तथा काम आश्रम में किया करते थे। साथ ही वे आश्रम में रहकर वह देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद करते हो। बच्चों, हम लोग को एक ऐसी सूची बनाना है जिन कामों को हम लोग खुद स्वयं करते हैं। आप भी बना सकते हैं। आप घर पे प्रतिदिन के स्कूल से जाने के बाद नहीं, आप 24 घंटे में क्या क्या करते हो, कब सोते हो, कब पढ़ते हो, कब खेलते हो, कब स्कूल जाते हो, कब कोचिंग जाते हो, कब ट्यूशन आते हो, सबकी क्या करना है, लिस्ट बनाना। चलिए, ऐसे कई काम है जो प्रतिदिन स्वयं किए जाते हैं। चलिए, अपना बिस्तर ठीक करना, अपने कमरे में झाड़ू लगाना, चीजों की उनकी व्यवस्थित जगह पर रखना, अपनी प्लेट को खुद धोना, अपने मोजे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी सहायता करना। इसके अलावा आप और भी कुछ काम करते हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है भाषा की बात। क्वेश्चन कहाँ से बेटा, भाषा की बात से। चलिए, पिसाई संज्ञा है, पिसना शब्द है, ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है। पिस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उन्हें संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे धोना, धुलाई, बोना, बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मतलब शब्द के अंत में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उस प्रकार आपको सूचियां दी गई है, नीचे दी गई संज्ञा दी गई है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई है। बताओ ये किन क्रियाओं से बनती है। चलिए, इसमें को जैसे रो, पाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई और कटाई, रजाई से। चलिए, रोपना, रोपाई के बाद क्या होगा, रोपना। काटना का, कटाई का काटना, सिंचाई का सींचना, सिलाई का सिलना, कटाई का कटना, रजाई का, रंगाई का रंगना। चलिए, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 15 समाप्त हुआ। पाठ था 2 9 का। फिर हम लोग का इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अब एग्जाम की आने वाली है, थर्ड टर्म एग्जाम। इस क्वेश्चन को एग्जाम की प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।